नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आप बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत सारे चैनल्स पर देख रहा था कि मैं भी पढ़ता हूँ सबके व्यूज़ कि भारत युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और ये सब भारत को तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि आजकल का समय इस प्रकार का है। जब तक कि हम लोग कितने समय से भारतीय सरकार को जानते हैं, एक्सेप्ट जो सोनिया गांधी का पीरियड आया 10 साल का, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो पीरियड ऐसा था कि वो भारत का वर्स्ट पॉलिटिकल पीरियड था क्योंकि ये सब लोग जो हैं जो उस समय भारत के सो कॉल्ड डिसीजंस ले रहे थे, नन ऑफ देम हैड एनी फोकस ऑन भारत, दैट इज़ वेरी क्लियर। और जिसकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोगों ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो भारत के फेवर में, जैसे ए.के. एंटनी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि हमको चीनी सीमा पर सड़कें नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो सड़कें को यूज़ करके भारत के अंदर आ सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स गो ऑन। वो 10 साल के लिए चला, जिसमें उन्होंने कोई भी एक वेपन सिस्टम खरीदा नहीं। दे लिटरली वांटेड इंडिया टू बी वीक, इजीली बुलीड बाय अदर कंट्रीज, एंड उनके स्वयं में वो काम करें। आपको ये भी याद होगा, कांग्रेस के समय में सोना गिरवी रख दिया गया था, वो भी मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये सब जो फॉरेन एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर्स थे या फिर ये जो सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, इन्होंने भारत को ही गिरवी रखवा दिया, जबकि भारत कभी भी गरीब देश नहीं रहा है। भारत में जो गरीबी आपको दिखती है वो मिसमैनेजमेंट है कुछ हद तक, और कुछ ये भी मानना चाहिए कुछ पूर्व कर्म भी है कि ऐसा नहीं कि सभी लोगों को सक्सेस मिलती है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी गरीब रह जाते हैं, और कुछ बहुत जो बिल्कुल ही कॉलेज स्कूल कॉलेज नहीं गए वो बहुत धनी हो जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेस में तो वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता होता है, एसेट और लाइबिलिटी के बारे में पता होता है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं ज़्यादातर। बेसिक गणित उनको आती है, लेकिन दे नो हाउ टू मेक डिसीजंस, उनको इनिशिएट लेना आता है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं बिजनेस में। MBA करके आज तक कोई भी अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बना नहीं है। उसने अच्छा नौकरी किया है लेकिन बिजनेसमैन कोई बड़ा नहीं है। बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है धीरूभाई अंबानी का, क्योंकि उनकी स्ट्रगल हम लोगों ने देखी है। और अदानी का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, किस तरह वो भी एक बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से आए और उन्होंने कितना बड़ा सक्सेस लिया आज के समय में। ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है भारत में। छोटे छोटे गाँव में होंगे, छोटे छोटे शहरों में होंगे, जिन्होंने कुछ नहीं था उनके पास, धीरे धीरे वो बड़े बन गए। जहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे, हर गांव में एक आपको ऐसी स्टोरी मिल जाएगी, और छोटे शहर में ऐसी स्टोरी मिल जाएगी जो रिलेटिवली सबको अंबानी नहीं बनना है, सबको अदानी नहीं बनना है, बट वेयर एवर दे कैन गो दे हैव मेड देयर लाइफ सक्सेसफुल। आपको हर जगह कहानी मिलेगी। तो जब हम बात करते हैं कि जो जिस तरह ये जो भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आपको तो मालूम ही है कि भारत घिरा हुआ है शत्रुओं से। अमेरिका भी है भारत का शत्रु, यूरोप भी है भारत का शत्रु, चीन तो इमीडिएटली है, और पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था, और बांग्लादेश भी है क्योंकि वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था। हम लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिए थे, जैसे कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से 71 के बाद भारत के कंट्रोल में लेना। हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिया वहाँ पे। जब आप बॉर्डरी देश को ही तोड़ रहे हो, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को तोड़ रहे हो, तो आप बांग्लादेश के अंदर सिक्योरिटी कर सकते थे और ज़्यादा। हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और चौड़ा कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे हम लोग, लेकिन वो दूरदर्शिता नहीं थी। आर्टिकल 370 जैसा हमने बकवास चीज़ क्रिएट किया, और उसको आगे करंट गवर्नमेंट ने ख़त्म किया, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। तो दीज आर ऑल प्लस पॉइंट्स। लेकिन जो चैलेंजेस जो उनको पुराने क्रिएट किए गए थे, ये सब सिक्योरिटी में आता है। जैसे कि मास स्केल पे कन्वर्जन कराना क्रिश्चियनिज्म में, कैथोलिसिज्म में, वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी, वो भी एक वॉरफेयर होता है, जिसे डेमोग्राफी को ही आप बदल देते हैं थ्रू मिलिटेंसी, थ्रू पॉलिसीज। तो भारतीय सरकार को यूज़ किया गया 1947 के बाद कि इस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस भारत के अंदर ही क्रिएट किए जाए
थ्रू लॉज, आर्टिकल 370 वाज वन लॉ। फिर और बहुत सारे लॉज हैं जो कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन ही गलत है भारत में, क्योंकि माइनॉरिटी तो छोटी 1% 2% पॉपुलेशन को बोला जाता है। जो 15% और 10% वो माइनॉरिटी नहीं हुआ, वो तो मेजोरिटी हुआ, बिकॉज इट कैन अफेक्ट इलेक्शंस इन मेनी प्लेसेस। तो ये सब जो लॉज के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू भारत के अगेंस्ट वॉरफेयर किया गया। मैं जब भारत बोलता हूँ तो मेरा मतलब वेदों के थ्रू, वेदों के विरुद्ध, वेदों के विपरीत ये सब डिसीजंस लिए गए कि भारत मीन्स वेद, वेदों के अनुसार ही भारत होता है, बाकी उसका कोई और शब्द आता ही नहीं कहीं से। अगर दुष्यंत के पुत्र की आप बात करें भरत, उनके ऊपर भारत आता है। ऋषभ देव के पुत्र की भरत की बात करें, वो भी भारत आता है। तो भारत तो एक नाम है जो वेदों के रक्षक हो। वेद की रक्षा करेंगे तो सनातन धर्म अपने आप ही वेदों द्वारा प्रतिपादित है, उसकी रक्षा अपने आप होती है। तो दीज आर ऑल सिक्योरिटी चैलेंजेस जिसपे असुरों ने अटैक किया, जितने भी अब्राहमिज्म वाले हैं सबने अटैक किया। और ये भारत की सुरक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोगों की मनोभावना बदल दो, लोगों की सोच बदल दो, लोगों का विश्वास तोड़ दो कि वेदों में विश्वास ही ना करें। आजकल मजाक बनाते हैं। मैं एक मूवी देख रहा था, रानी मुखर्जी। मैं सोने के लिए मूवी देखता हूँ ताकि नींद अच्छी आ जाए, तो कोई भी मूवी चला देता हूँ। तो एक मर्दानी मूवी थी, उसमें जो अपोजिट नेगेटिव कैरेक्टर है उसका नाम है रामानुजन। कैन यू बिलीव दैट? ये अभी की कहानी है, रानी मुखर्जी की कोई मूवी है नेटफ्लिक्स पे। तो रामानुजन अभी भी ये चल रहा है गेम्स। वो तो धुरंधर 2 आई, धुरंधर आई, उसने थोड़ा नया नैरेटिव डाला। प्लस एक हमारे मित्र हैं मुकेश मोदी, उनकी भी एक मूवी आई थी 1 साल पहले, वो भी है अमेजॉन प्राइम पे। उन्होंने बड़ा अच्छा नैरेटिव बताया, कितना उन्होंने कम बजट में मूवी बनाई थी बट वेरी गुड मूवी ही मेड। तो ये सब मूवीज जो है कुछ तरह का नया और या ओरिजिनल नैरेटिव को पेश करनी है, क्योंकि ये सारा युद्ध ही नैरेटिव का है। और नैरेटिव को अगर आप युद्ध में नहीं मानते हैं तो फिर कहीं हम कुछ देख नहीं रहे। आप ये याद रखिए, महाभारत में भी नैरेटिव युद्ध था। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, है ना, वो भी एक नैरेटिव है। तो जैसे कि अभिमन्यु को दूर भेज दिया, अर्जुन को दूर भेज दिया, अभिमन्यु को फंसा दिया, और युधिष्ठिर महाराज को भेजना ही पड़ा अभिमन्यु को, क्योंकि अभिमन्यु अर्जुन के जैसा ही शक्तिशाली योद्धा था। उसके पास वही स्किल सेट थे जो अर्जुन के पास है। बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया था प्रद्युम्न ने, अनिरुद्ध ने और अर्जुन ने उसको ट्रेन किया था। हमेशा अपने मामा के पास रह के उसने सीखा सब कुछ। तो ये नैरेटिव तो बहुत पहले से युद्ध के चलता है ना। अगर आप देखते हैं कि जब हम देखते हैं तो द्वारका पे अटैक करता है वो धौमा। जब वो अटैक करता है तो उसका जो प्लेन है, पूरे द्वारका वासियों को डर लग जाता है कि देखो ये प्लेन हमको आगे मार देगा। कृष्ण तो इधर है नहीं, कृष्ण तो सत्यभामा के, तो कृष्ण तो वो मणि लेने गए सत्यजीत से, तो इसलिए वो अटैक करता है, सब मार देगा, पत्थर फेंकता है। तो नैरेटिव बहुत अभी से नहीं चल रहा है, पहले से चल रहा है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नैरेटिव वॉर्स फेंके गए कोर्ट्स के थ्रू, ब्रिटिश कोर्ट्स। अरे हम लोग तो जब हम सोचते हैं न्याय के बारे में तो हम कोर्ट करते हैं, राजा हरिश्चंद्र मत बनो, मजाक बनाते लोग। वैसे हरिश्चंद्र बनना चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना। हमारे तो सोचने का तरीका ही यही है कि तुम विभीषण जैसा ना बनो। वैसे विभीषण भी भक्त है, वो भी गलत नैरेटिव सिखा दिया गया हमको, है ना। युधिष्ठिर तो बड़े कमजोर थे, ये भी गलत नैरेटिव सिखा दिया गया। लेकिन हम फिर भी जब हम किसी धर्म की बात करते हैं, इन लोगों की बात करते हैं, सत्य राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं, फिर नारद की बात करते हैं, ये सब बात करते हैं। लेकिन हमको न्याय जो दिया जाता है, जस्टिस जो दिया जाता है, वो दिया जाता है वेस्टर्न कोर्ट्स के थ्रू। परिवार छोटा करते रहो, परिवार में ये होना चाहिए, मतलब कि पूरा परिवार ही तोड़ डालो हिंदुओं का। जो वेदों का अनुसरण करना चाहते हैं, जो वेदों के द्वारा सोच रहे हैं, जिनकी रामायण महाभारत पुराण में आस्था है, उनका विश्वास ही तोड़ दो, शादियों को तोड़ दो। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, ये युद्ध ही है और कुछ नहीं है, युद्ध है। तो एक तो सेना का युद्ध है जो भारतीय सेना प्रिपेयर कर रही है, पिनाका के थ्रू जो भी उनके पास सिस्टम्स हैं उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। 2,76,000 करोड़ का वापस से एक और नेसेसिटी बोला गया, 17% बजट इंक्रीज किया गया सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए।
नाविक सिस्टम्स में कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है फटाफट इसरो के साथ। तो जो जो सिस्टम्स भारत को चाहिए युद्ध के लिए वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो युद्ध है ये फैलने वाला है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। आपको अगर कुछ समझना है, जैसे कि जो असुरवाद, तो आपको असुरवाद की तरह ही देखना पड़ेगा। 1904 का मैकिंदर फिलॉसफी, जिसमें हार्टलैंड थ्योरी की बात की गई, जिस थ्योरी की वजह से पूरा पश्चिम रशिया से चिढ़ता है, ठीक है। और दूसरा थ्योरी जो ब्रिटिश कैथोलिसिज्म ने क्रिएट करी, शिया वर्सेस सुन्नी, उनकी कहानी अलग थी। उनको बचपन से सिखा दिया कि सुन्नी को शिया को मारना है, शिया को सुन्नी को मारना है ना, और दोनों को मिलके हिंदुओं को मारना है। कैथोलिसिज्म, शिया, सुन्नी तीनों मिलके हिंदुओं के विरुद्ध काम करो, नेटिव लोगों के विरुद्ध काम करो, इंडिजिनस लोगों के विरुद्ध काम करो। उनको सबको मालूम है नेटिव, इंडिजिनस, ओरिजिनल रिलीजन्स, मतलब रिलीजन बोल रहा हूँ, कल्चर्स, मतलब उनकी सभ्यता सारी हिंदू है, सारी की सारी भारत से कनेक्टेड है। नहीं तो ईरान के लोगों को जब इस्लाम ने आके मारा तो भारत की तरफ क्यों भागे? क्यों वो नौरोज को भारत के जैसे, हिंदुओं के जैसे सेलिब्रेट करते हैं? लेकिन रिलीजन उनका बदल दिया। रिलीजन करता होता है सेना, वो बदल दिया, उनका एलिजेंस बदल दी, एलिजेंस टू द आर्मी बदल दी, वो कर दी इस्लामिज्म आर्मी, अजम इस्लाम। अजम इस्लाम तो अरबिक इस्लाम का जानलेवा दुश्मन है। ये मेन डिवीजन, क्योंकि उनको फोर्स करके कन्वर्ट किया, उनकी बहू बेटियों को, माताओं को, बहनों को, उनको दुष्कर्म करके कन्वर्ट करवाया गया, इसलिए वो चिढ़ते हैं अरबी मुसलमान जैसे। ये एक्चुअल रीजन, इसलिए अरबी और ईरानी साथ में नहीं रह सकते, पॉसिबिलिटी नहीं। नाम दे दिया शिया सुन्नी, शिया सुन्नी नाम नहीं है, अरबी वर्सेस ज़ोरास्ट्रियन, पारसी, ये नाम, क्योंकि इराक के बाद सारा पारस देश शुरू हो जाता है। पारस मणि के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि वहां पे भगवान के मुकुट पे पारस मणि लगाई गई थी। हिंदू को माउंटेन है, हिंदू कुश नहीं है, हिंदू को है। हिंदू कोट मतलब हिंदुओं का किला, हिंदुओं का गढ़, ये है पहाड़ का नाम हिंदू को। उसको हिंदू कुश कर दिया पाकिस्तानियों ने, कुश मतलब मार दिया वहां पे। वो भी सत्यवादी हत्याएं हुई थी, आश्रम ही आश्रम भरे पड़े थे हिंदू को पहाड़ों पे, पावन नॉट पे, आज भी हैं। मेरी बुक और ओरिजिनल एटलस में उसका रेफरेंस है, और मेरी बुक है पांडवस द फेमस है, उसमें रेफरेंस है। तो उसमें तो पूरी सेंट्रल एशिया जो है भरी पड़ी है सनातन धर्म के चिन्हों से, पहाड़ियाँ के पहाड़ियाँ देवियों के नाम पर है। तो भारत तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत को इन सब जगहों पे तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मत सोचिए कि मैं कुछ किसी के विरुद्ध बात कर रहा हूँ। मेरा जो आज की भारत की पॉलिटिक्स है उसमें मेरा कोई भी कमेंट नहीं होता है। ज़्यादातर मैं बस अपने व्यूज़ रखता हूँ, उसमें मेरा कोई कमेंट्री नहीं होता। मेरा कमेंट्री सिर्फ रहता है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। तो भारत की सुरक्षा इन सब जगहों से, कन्वर्जन माफिया जो भारत की स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उससे प्रमोट ज्यादा होता है। उनमें दम नहीं है गांव में जाके किसी को कन्वर्ट कर दे। बिहार में जाकर करके दिखाए, देखिए क्या हाल होता है। उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट करें, ऑन द स्ट्रीट नहीं हो सकता। लेकिन जो पॉलिसीज इस तरह की हैं कि हिंदुओं को दंड दिया जाता है टू डिफेंड देमसेल्व्स, हिंदुओं को दंड दिया जाता है अपनी रक्षा करने के लिए। मंदिरों को तोड़ देना, कोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, पुलिस सुनती नहीं है। मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं भारत में जब घूमता हूँ गांव में, कुछ बोलता नहीं हूँ, चुपचाप रहता हूँ, चार साइड से निकल जाता हूँ, हर जगह ऑब्जर्व करता रहता हूँ, रिकॉर्ड करता रहता हूँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ सुना रहा हूँ कहानी। मैंने पर्सनली फर्स्ट हैंड देखा है। उनके चारा ही नहीं है, बेचारा तो सिर्फ हिंदू है भारत में। और ऐसा भी खराब सिचुएशन नहीं, परंपराएं हमारे जीवित है, बहुत सारे हमारे मंदिर अच्छे सुरक्षित भी हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे लोगों को भटका कर, लोगों को लालच दे के कन्वर्ट कराया जा रहा है सरकारी तंत्र के द्वारा, लॉज तो सेंटर में बन गए, कोई इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता, वो बनाए जाते हैं वोट्स के लिए, ऑन द ग्राउंड कुछ होता नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
मैं भी रिसेंटली बिहार में एक मंदिर में गया, चर्च में गया। अब उस चर्च पे मंदिर का लैंड है, वो मंदिर की लैंड पे चर्च बना हुआ है और मंदिर की लैंड पे मस्जिद बनी हुई है विथ प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूवल्स। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर को मालूम ही नहीं था कि मंदिर की लैंड है, किसी ने बताया नहीं। और जब लोगों ने बताया, बेचारों को बोला कि भाई इसको मानो, नहीं तो एग्जिस्टिंग मंदिर भी जाएगा। ये है, ठीक है। बेंगलोर में जो मंदिर है जहां पे मैं गया था, उसकी फोटोज आ जाएंगी आपके पास। उसके चारों ओर इतना कंस्ट्रक्शन है कि मंदिर कोई खा गया वो जगह। मंदिर एक छोटा सा जगह बन के रह गया, जबकि मंदिर के चारों ओर की प्रॉपर्टी एटलीस्ट 40 एकड़ होनी चाहिए। उसमें मस्जिद भी बन गई, सारे मुसलमानों के, क्रिश्चियन, सबके मस्जिद और ये सब बन गया मंदिर की लैंड पे। ये तो सरकार के थ्रू हुआ, परमिशन किसने दी बनाने की? अब कोई बोलेगा स्टेट है, परिवार है या म्युनिसिपल, किसको क्या फर्क पड़ता है भाई? मंदिर तो मंदिर है भाई। चाहे मैं भारत के किसी भी प्रांत से हूँ, मैं वहां से हो भी ना, फिर भी वो मंदिर मंदिर है मेरा। वहां पे मेरे इष्ट का प्रॉपर्टी है वो। सनातन धर्म में इष्ट की प्रॉपर्टी होती है वो जगह, और वो तो हमारे कॉमन है। नारायण है तो सबके कम भगवान है, वो तो हमारे तो सिर्फ मेरे ही नहीं, किसी और के, भारत के किसी भी प्रांत से, विश्व में किसी प्रांत से नारायण उनके भगवान है। तो नारायण की प्रॉपर्टी को बांट दिया गया। सब इलीगल कंस्ट्रक्शन, सब इलीगल कंस्ट्रक्शन आसपास। और इलीगल मतलब वहां पे क्यों? आपको जहां पे एग्जिस्टिंग, जहां पे लोग धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे अब्राहमिज्म जो अरबी फिलॉसफी है, मिडिल ईस्ट से आती है, वेस्ट एशिया से आती है, वहां का मंदिर क्यों बनना चाहिए उस प्रॉपर्टी? आप किसी जंगल में डाल देते हो उसको, लेकिन सबको वहीं पे चाहिए क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टी है, शहर उसके चारों ओर बना हुआ है। ये है प्रॉब्लम, ये भी सिक्योरिटी इश्यूज है। इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो दबा दबा के हिंदुओं को इतना तड़पाया जाता है, आप सोचिए भक्तों की क्या हालत होगी। जब माता बहनें जाना चाहती है मंदिर, किसी भी समय उस जगह से निकल ही नहीं सकती, तो नेचुरली मंदिर लोग जाना बंद कर देंगे। ये चल रहा है भारत में। तो जब मैं सुरक्षा की बात करता हूँ, भारत सुरक्षा की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। अब बाहर की सुरक्षा के चलिए सेनाओं ने एक्ट कर लिया, अंदर की सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सेना किसको डिफेंड कर रही है, देखना पड़ेगा ना। अमेरिका की सेना तो कुछ डिफेंड ही नहीं कर रही है, वो डिफेंड कर रही है कॉलोनियल मास्टर को, और वो डिफेंड कर रही है एक आइडियोलॉजी को जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। मतलब कि सिर्फ सबको नोचने के बाद एक आदमी बचेगा, उसका सब पैसा होगा, और फिर बाद में वो पैसा कहाँ जाएगा किसी को पता ही नहीं, पहुंच जाएगा इंग्लैंड। ये कैपिटलिज्म, ठीक है। फेलियर, कम्युनिज्म फेलियर, दोनों फेलियर, क्योंकि दोनों में धर्म नहीं है, दोनों में पता ही नहीं क्या करना है धर्म का। सनातन धर्म इज द ओनली थिंग विच सस्टेन्स द प्लैनेट टुडे। सनातन धर्म सस्टेन करता है पूरा प्लैनेट टुडे, आज भी सस्टेन करता है। यदि सनातन धर्म नहीं होगा, पेड़ों की रक्षा कैसे करोगे? मधुमक्खियों की रक्षा कैसे करोगे? पक्षियों की रक्षा कैसे करोगे? चतुपद जो हमारे जानवर है, चतुपाद जिनके 4 पैर है, उनको कैसे रक्षा करोगे? न्याय तो सिर्फ सनातन धर्म में, न्याय मतलब जो सही है वो दंड मिलेगा, न्याय दंड ही होता है ना। नीति भी सही बनेगी जो सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण करे, लोक संग्रह उसी को बोलते हैं। तो ये सब इश्यूज हैं। सिक्योरिटी को सिर्फ एक नैरो एंगल से मत देखिए। भारत की सुरक्षा आज भी वही लोग करते हैं जिनको सनातन धर्म से प्रेम है, जो जान दे देते हैं राम कृष्ण के लिए, अपने मंदिर बचाने के लिए। और जब घर पे आएंगे तो गांव में क्या होगा? जिधर बैठे उस अपनी जमीन के लिए लड़ना पड़ता है, अपने मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है, अपने इष्ट के लिए लड़ना पड़ता है। बच्चे बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रैवल करता हूँ भारत में, एक्चुअली ट्रैवल करता हूँ, सड़क पे रहता हूँ, लोग मुझे जानते हैं कितना मैं ट्रैवल करता हूँ। अगर 20 दिन के लिए भी आऊँगा तो मुझे यहाँ पे आके 4 दिन लगता है रिकवर करने के लिए। तो ये मेरा एक, जो साउथ अमेरिका में हुआ, जो यूरोप में हुआ, जो बाकी पार्ट्स ऑफ एशिया में हुआ, वो आज भारत में हो रहा है सरकार के माध्यम से। और प्लीज़, मैं किसी भी एजेंट का पार्ट नहीं हूँ,
ये मेरा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और मैं किसी का भी ग्रुप से भी नहीं हूँ, ना मैं लेफ्ट में हूँ ना राइट में हूँ, फिर अमेरिका में भी इंडिपेंडेंट हूँ, वहाँ पे इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब हम जगन्नाथ जी के साथ हैं और किसी के साथ नहीं। ओके, ये तो इस पर कोई पॉलिटिकल आप मत सुनिएगा, पढ़िएगा। मैं बस विषय से अवगत कराना चाहता हूँ कि सुरक्षा की जब भारत की बात होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर, ग्रेटर अमेरिका। ये ग्रेटर अमेरिका का प्लान कब का है आप जानिए। 1942 का प्लान है, मैं को बताता हूँ, 1942 का प्लान है। और इसमें ये इस प्लान के अंतर्गत जो अमेरिका है, मेरे थंबनेल पे इमेज है, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, हवाई, क्यूबा, सारे कैरिबियन आइलैंड्स, ये सारे अमेरिका के पार्ट्स अमेरिका के सुरक्षा अम्ब्रेला में आते हैं। ये 1942 का मैप है। और भारत के हिस्से में आता है पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा बर्मा, यहाँ तक कि कुछ पार्ट्स ऑफ थाईलैंड। ये 1942 का पावर डिवीजन, ठीक है। अब इसमें छेद कितने हैं? ब्रिटेन जो आज 19 ओवरसीज टेरिटरीज में अपनी धाक जमा के बैठा है, 58 मिलियन या 60 मिलियन उसके, 65 मिलियन में भी उसके मेन आइलैंड पे है। बाकी सारे आइलैंड्स कंबाइन कर दो तो 4 से 5 मिलियन एडिशनल पॉपुलेशन है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज का। फ्रांस आज 14 देशों पे राज करता है, आइलैंड से उसके। भारतीय ओशन में एक आइलैंड है, डिएगो गार्सिया के नीचे एक आइलैंड है, स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ टुवर्ड्स एंटार्क्टिका, और साथ में एक उसके पास आइलैंड है आपके मेडागास्कर के पास में, मॉरिशस के भी पास है, मेडागास्कर के पास में। ऑस्ट्रेलिया तो आपको मालूम ही है कि 1942 का प्लान था कि ऑस्ट्रेलिया को लीडरशिप दी जाए पूरे इंडोनेशिया की, पूरे मलेशिया की, और जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं इंक्लूडिंग फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स, नॉट ऑल ऑफ देम, वर अंडर यूएसए। चीन जो है उसको एरियाज दिया गया, लेकिन सेंट्रल एशिया से थोड़ा कम दिया गया एरिया, और बाकी सारा एरिया रशिया को दिया गया। नाउ पीपल आर रिवर्टिंग बैक टू द सेम आइलैंड। अब ये मैप किसने बनाया था? दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज अ पोस्ट वॉर न्यू वर्ल्ड मैप, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले मैप बना दिया गया। आप समझ लीजिए क्या प्लान था, क्यों किया गया था वो वर्ल्ड वॉर 2, यूरोपियन वॉर 2, जिसको जयशंकर ने बुलाया। उसी मैप को अमेरिकन पीट हेग्सेथ ने आज ही बोला ग्रेटर अमेरिका। नाउ ग्रेटर अमेरिका बनाने के लिए उनको ग्रेटर इजराइल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस मैप के मुताबिक पूरा सऊदी अरेबिया, पूरा जो सऊदी पेनिनसुला है, इसके अंदर यूएई और बाकी सारे अरब देश आ जाते हैं, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, उसमें आ जाते हैं। वो सारा एरिया इजराइल या यूके के कंट्रोल में आएगा। लेकिन इन सब एरियाज में इजराइल के नाम पर जो अमेरिका या इजराइल के लीडरशिप में अमेरिका और इजराइल और अमेरिका ने जो काम किया है, एवरीबडी हेट्स देम। तो अगर वो राज भी करना चाहेंगे तो राज नहीं कर पाएंगे। बट एक बात तो सच है कि अगर इजराइल राज करता है तो ये सारे एरिया में शांति आएगी। इसलिए आप देखेंगे भारत की और इजराइल की जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों शेयर कर सकते हैं, हमारे पास मैन पावर भी है और मिलिट्री भी है। आपके पास मिलिट्री है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपके पास मैन पावर नहीं है। लेकिन भारत अपना मैन पावर को किसी दूसरे देश में यूज़ करता नहीं है, अनलेस दे अटैक देम, तब वो यूज़ करते हैं। और भारत की कुछ पॉलिसीज जो है वो जापान जैसी है, एक्स्ट्रा पैसिफिस्ट। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम फेक फिलॉसफी, जो हमारे शास्त्रों में तो नहीं है कहीं पर। युद्ध च पलायन तो, लेकिन उसके लिए बहुत प्लानिंग लगती है। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, बट कोई भी ऑपरेशन करने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है। लॉजिस्टिक्स इज नंबर 1, फूड सप्लाई इज नंबर 2। मतलब अमेरिका को सोल्जर्स को दवाई नहीं पहुंचा पा रहा है, भोजन नहीं पहुंचा पा रहा है, इसीलिए तो मोटिवेशन नहीं है वहाँ पे कि जो सारी पश्चिमी शक्तियाँ हैं वो हमेशा भारत को नीचे दबाने के लिए लगी रहती हैं।
तो भारत कैसे ऊपर आएगा? भारत को ऊपर अगर आना भी है तो अपने दम पर आना पड़ेगा। टीओटी के माध्यम से भारत को दबा के रखा जाता है। टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आप खरीदेंगे भी तब भी आपको नहीं मिलेगी। भारत के पास बहुत सारे टीओटीज पहले से हैं, उसका कोई प्रोडक्ट्स बन के बाहर नहीं आया है। मैं गिनाने बैठूंगा तो आप शॉक हो जाएंगे। ओके, बहुत सारे टीओटीज भारत के पहले से हैं। The only TOTs in military domain which has been successful for India are with USSR और रशिया। बाकी किसी पश्चिमी देश के साथ नहीं हुआ है। सो TOT का पैसा भी देंगे, उनसे मांगेंगे भी, फिर भी नहीं मिलने वाला। बिकॉज nobody wants India to rise। ये सत्य है, उसको लिख लीजिए। उसका डायरेक्ट संबंध आता है हिंदुओं से। वो नहीं चाहते कि हिंदू सशक्त बने, और ये भारतीय सरकार बार भूलती रहती है और यहाँ पे उनके एजेंडा को चलाती रहती है। सेक्युलरिज्म, किससे सर्टिफिकेट लेना है भाई? किससे वैलिडेशन लेना है? कौन देगा आपको नोबेल प्राइज फॉर प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म? सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म को वेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सेक्युलरिज्म तो बनाया गया था कि ताकि चर्च कंट्रोल ना कर दे गवर्नमेंट को, इसलिए बनाया गया था। वॉज एंटी चर्च, एंटी कैथोलिसिज्म, एंटी प्रोटेस्टेंटिज्म, इसलिए बनाया गया। अमेरिकन फाउंडर्स ने चर्च को बाहर रखा सो दैट अमेरिका कैन बी, उनको मालूम उस समय की चर्च की लड़ाई, उनको मालूम है क्या क्या कर चुका है चर्च ऑफ इंग्लैंड और कैथोलिक चर्च। तो वो सब पॉलिसी उसके लिए बनी थी। तो आज जब ग्रेटर अमेरिका की जब बात करता है अमेरिका, जिस द ओल्ड 1942 प्लान, पीट हेग्सेट बात करते हैं, ये पुराना चर्च ऑफ इंग्लैंड का। नाउ बट द प्रॉब्लम इज they are talking in an environment where the original mother church, father church, जो भी बोलें, चर्च ऑफ इंग्लैंड is not powerful। उसकी अमेरिका सुनना नहीं चाहता है। ओके, और प्लस अमेरिका के पास फाइनेंशियल वेदर नहीं। जैसे अभी मेरे को रिपोर्ट आई कि सारे नॉन कन्वेंशनल मिसाइल्स अमेरिका के डिप्लीट हो चुके हैं, मोर देन 50%, बचे नहीं उनके पास, और जो न्यूक्लियर ऑप्शन बचाए से। प्लस ईरान बदमाशी करता है, यूएई के ऊपर सारे डमी रॉकेट्स फेंक दिए, वो शूट करते रहे अपनी महंगी मिसाइल्स। उसने ऐसे ही सैचुरेट कर दिया इसराइल के डिफेंसेस को। आज ना इसराइल का डिफेंस काम करता है, ना यूएई का डिफेंस काम करता है, ना बहरीन का डिफेंस काम करता है। प्लस उन्होंने 13 यूएस बेसेस को वाइप आउट कर दिया। कुछ लोग 17 भी बोलते हैं। तो वहाँ पे कोई रडार ही नहीं है, अब आके ही नहीं है। अभी E3 एवैक्स को उड़ा दिया। अब उसके बाद 17 ही प्लेन थे, एक चला गया। ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वापस भेज दिया, उनको ब्लाइंड साइडेड कर दिया, सैचुरेटेड अटैक्स किए, वो डिफेंड ही नहीं कर पाए, भागना पड़ा उनको। सो दिस हैज हैपेंड। तो दूसरा दुनिया की जब कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, तो अमेरिका का ओरिजिनल प्लान का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो ग्रेटर अमेरिका का प्लान जो है, इट क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर एवरीबॉडी एल्स। ग्रीनलैंड में नेटिव लोग तो भारतीय हैं, इनुइट लोग तो मानते हैं कि उनके जीन्स जो है भारत से कनेक्टेड है। अलास्कन नेटिव्स, अपाचे लैंड्स, ओजिब्वे लैंड्स, सो मेनी लैंड्स आर देयर, होपी ट्राइब्स, वो सब मानते हैं हम भारत से आए। और मैक्सिको क्या आपका सुवरेनिटी बनेगा? बिल्कुल नहीं। बट एक्चुअली मैक्सिको बिका हुआ देश है, बहुत ही करप्ट देश है, बहुत ज़्यादा करप्ट देश है। मतलब एज लॉन्ग एज आप पैसा देते रहो, टूरिज्म करते रहो, देयर नो प्रॉब्लम। जैसे आपने कुछ बोला पॉलिटिक्स में, तो उनकी पॉलिटिक्स तो अलग टाइप की। वहाँ पे किसी को अधिकार ही नहीं कुछ वोट करने का, इलेक्शन ही सारे फर्जी होते हैं, और वो टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिकन ग्रीन कार्ड के लिए तो कोई बिक जाएगा मैक्सिको में। सो सॉवरेनिटी है ही नहीं कहीं पर। तो ग्रेटर, और कनाडा को भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। कनाडा तो चलो मान जाएगा वो, लेकिन बाकी है नहीं। सो ओल्ड प्लान्स डोंट वर्क इन टुडे सिनेरियो। तो इसलिए भारत को मिलिट्री प्रिपरेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द ओनली लैंग्वेज असुर कैन अंडरस्टैंड। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड मेनी थिंग्स आई वाज सेइंग। और हमारे को सपोर्ट करिए यूपीआई के थ्रू, वेनमो के थ्रू, जिसे सपोर्ट कर सकते हैं करिए। बिकम अवर मेंबर टू सी मेंबर्स ओनली वीडियोस एंड जॉइन अस इन आवर लाइव शोज ऑन Monday nights, Saturday nights and Sunday nights। और मेरा नए शोज भी शुरू होने वाले हैं जो
जो थर्सडेज को होंगे और ट्यूसडेज को होंगे। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।